नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 19 जनवरी 2023 के डेली न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करने वाला हूं, तो भैया त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में वोटिंग होने वाली है फरवरी 2022 में। तो कहां पे कौन कौन सी सरकार है, किसका पॉलिटिकल पलड़ा भारी है, थोड़ा बहुत देखेंगे। फिर तमिलनाडु के अंदर पर सीन फिशिंग को लेके काफी प्रॉब्लम चल रही है। पर सीन फिशिंग क्या होती है, मैं पहले की करंट अफेयर्स में आपको बता चुका हूं। प्रॉब्लम क्या है, कहां कहां पे रेगुलेटेड है, कहां कहां पे बैंड है, कहां कहां पे अलाउड है, पहले मैंने बताया है, आज भी बताऊंगा और जो लेटेस्ट अपडेट है वो भी आपको क्लियर करूंगा। फिर सिमी नाम का जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंडिया के बेसिक फैब्रिक के अगेंस्ट है, इंडिया के संविधान के बेसिक फैब्रिक के अगेंस्ट है। ये फिर से केंद्र की सरकार ने सबमिट किया है सुप्रीम कोर्ट में। एक्चुअली में सिमी को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया सरकार ने 2019 में 5 साल के लिए और डिक्लेयर किया था। अब कुछ पेटिशनर्स पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट में इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की डेजिग्नेशन को हटाने के लिए, तो ये मुद्दा देखेंगे। लर्निंग गैप्स के रिस्पेक्ट में एसर की एक रिपोर्ट आई है, एनुअल स्टेटस फॉर एजुकेशन रिपोर्ट। ये रिपोर्ट क्या बोलती है, इसको देखेंगे। और कोविड-19 रीओपनिंग होगी ना जब चाइना में, तो 2023 में ऑयल की डिमांड की जो ग्रोथ है वो बहुत तगड़ी हो सकती है, तो ये न्यूज समझेंगे। एडिटोरियल्स में क्या क्या चीजें कॉन्स्टिट्यूशन को एंडेंजर करती हैं, सीरिया में किस प्रकार से पीस, चैन, अमन वापस आ सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। इंडिया अंडर बैलेंसिंग क्यों कर रहा है चाइना के रिस्पेक्ट में, चाइना के साथ अंडर बैलेंसिंग करके क्या हम अपने लिए कुछ प्रॉब्लम खोल रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। चेक डू नॉट क्रॉस, रिस्क एंड अवार्ड्स, ये बेसिकली 5 आर्टिकल्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स से रिलेटेड एक आर्टिकल एमवीए ट्रॉय का, वो मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा। 5 एडिटोरियल्स डिटेल में डिस्कस करूंगा। सो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपसे जुड़ता हूं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे लेक्चर की पीडीएफ और नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा लोग साथ लेक्चर को शेयर करें यूट्यूब की एल्गोरिदम में से प्रमोट करने के लिए। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स मतलब आप 2-3 अलग अलग सिचुएशन में हो और ओवरऑल उन दोनों सिचुएशन की बेस्ट चीजें का फायदा आप उठा रहे हो। क्या लिखा हुआ, She's got the best of both worlds. She's receiving benefits from both of her current situations और opportunities. मतलब किसी के पास हो सकता है 2 नौकरियां हो, दिन में ओवरऑल ऑफिस में काम कर रहा हो, शाम में आप कह लो कोई दूसरा पार्ट टाइम जॉब कर रहा हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ओला वाला है, तो दिन में प्राइवेट नौकरी करता है, शाम को कैब चलाता है, तो दोनों जगह से कमाई ले रहा है। तो बेसिकली 2 अलग अलग सिचुएशंस में हो आप और दोनों सिचुएशन से आप अपना बेनिफिट उठा रहे हो, तो उसको आप बोलते हो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। चलिए पहली न्यूज, जीएस पेपर 2 इलेक्शन, त्रिपुरा, मेघालय एंड नागालैंड टू वोट इन फरवरी। तो भैया 18 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटिंग शेड्यूल अनाउंस कर दिया, नागालैंड का, त्रिपुरा का और मेघालय की असेंबली पोल्स का। त्रिपुरा में वोटिंग होगी 16 फरवरी को, मेघालय और नागालैंड में वोटिंग होगी 27 फरवरी को, इनकी काउंटिंग होगी 2 मार्च को। इन तीनों असेंबलीज का टेन्योर कब खत्म हो रहा है, तो मार्च में ही अलग अलग डेट्स पे इनका टेन्योर खत्म हो रहा है। और भी कुछ आपके लिए आइडियाज, जैसे त्रिपुरा में लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन 30 फरवरी है, मेघालय नागालैंड में 27 फरवरी है, काउंटिंग डे दोनों में 2 मार्च है। ठीक है भाई। अब त्रिपुरा में इस समय पे किसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है। नागालैंड में इस समय पे किसकी सरकार है, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की सरकार है। उसके बाद अगर आप देखो मेघालय में किसकी सरकार है, तो नेशनल पीपल्स पार्टी की सरकार है। नॉर्थ ईस्ट में केवल एक ऐसी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का रिकॉग्निशन है, वो है नेशनल पीपल्स पार्टी। और मेघालय में इसी नेशनल पीपल्स पार्टी के साथ बीजेपी ने गठबंधन में सरकार बना रखी है। त्रिपुरा की बात करूं तो 2018 में त्रिपुरा में बीजेपी जीत गई थी। इससे पहले 25 साल तक कम्युनिस्ट रूल था। बीजेपी जब जीती तो सीएम बने बिप्लब देव, लेकिन बिप्लब देव के अगेंस्ट कहीं ना कहीं डिसकंटेंट था, इसलिए त्रिपुरा में बिप्लब देव को हटा के चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठाया गया डॉक्टर मानिक साहा को। अब कहीं ना कहीं मणिपुर के मेघालय के अंदर त्रिपुरा के अंदर, आई एम रियली सॉरी, जो बीजेपी की स्टेट यूनिट है उसमें कुछ इंटरनल डिसेंशंस है, क्योंकि रीजनलिज्म वाला फैक्टर आ जाता है। फिर उसके साथ एक और पॉलिटिकल पार्टी है इंडिजीनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। अब ये रिप्रेजेंट करती है ट्राइबल लोगों को, और ट्राइबल पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है नॉर्थ ईस्ट में। तो बीजेपी के कहीं ना कहीं इश्यूज चल रहे हैं इस पर्टिकुलर आईपीएफटी के साथ, तो इस बात को भी लेकर त्रिपुरा के अंदर बीजेपी जीतेगी नहीं जीतेगी, इस बात को लेकर बातचीत चल रही है।
अब रिसेंटली बीजेपी के बिहाफ पे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह साहब भी गए थे त्रिपुरा के अंदर और एक जन विश्वास यात्रा कराई थी ओवरऑल पार्टी की जो इमेज है त्रिपुरा के अंदर सुधारने के लिए। अभी त्रिपुरा में ही अपोजिशन में जो लेफ्ट फ्रंट है और कांग्रेस है, उन्होंने गठबंधन बना लिया था। ये लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस का गठबंधन वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस में 2021 में हार गया था। अब यहां पे त्रिपुरा में जीत पाएगा कि नहीं जीत पाएगा, हालांकि वेस्ट बंगाल में तो बीजेपी भी हार गई थी, तृणमूल कांग्रेस जीती थी। अब त्रिपुरा के अंदर वहां की रॉयल्टी है प्रद्युत मानिका। प्रद्युत मानिक्या पहले कांग्रेस पार्टी के साथ थे, उसके बाद उन्होंने खुद की पार्टी बना ली त्रिपुरा मोठा। अब प्रद्युत मानिक्या की ट्राइबल लोगों में काफी चलती है, तो ओवरऑल ये काफी सारी सीटें खींच सकते हैं, तो बीजेपी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। मेघालय की बात की जाए तो मेघालय में कॉनरेड संगमा की पार्टी नेशनल पीपल्स पार्टी पावर में है और इन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन बना लिया है। हालांकि ओवरऑल अगर आप देखो तो इनके गठबंधन के बहुत सारे एमएलएस अपोजिशन में स्विच कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नेशनल पीपल्स पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। जीतेगा कौन ये तो देखिए बताना मुश्किल है। ममता बनर्जी जी की तृणमूल कांग्रेस भी यहां पे लड़ रही है। मेघालय के अंदर तृणमूल कांग्रेस इलेक्शन में अपने कैंडिडेट्स को फील्ड करेगी। हालांकि अगर आप देखो तो 17 कांग्रेस एमएलए एक समय पे 17 में से 12 कांग्रेस एमएलए एक समय पे तृणमूल कांग्रेस में आ गए थे, हालांकि उसके बाद से बहुत सारे लोग छोड़ भी चुके हैं। तो कुल मिला के जो पॉलिटिक्स है नॉर्थ ईस्ट की वो काफी अनस्टेबल है। यहां पे किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का दबदबा नहीं कि आप बोल दो कि बीजेपी जीत जाएगी या कांग्रेस जीत जाएगी। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज भी अच्छी खासी इन्फ्लुएंशियल है और कांग्रेस और बीजेपी जैसी पॉलिटिकल पार्टीज तो यहाँ पे रोल प्ले करती हैं। अब लेट्स सी यहाँ पे इलेक्शंस में क्या निकल के आता है। नागालैंड के अंदर यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस की जीतने की चांस है। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस में आता है नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी जिसकी अभी की सरकार है। बीजेपी इसके साथ गठबंधन में होगी इस अलायंस में और नागा पीपल फ्रंट होगा। तो अगर ये तीन पॉलिटिकल पार्टीज मिलके यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस के फ्रेमवर्क के अंदर इलेक्शन लड़ते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली यही जीत जाएंगे, क्योंकि इन तीन पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट कोई बहुत बड़ा अपोजिशन है नहीं नागालैंड में। फिर भाई जीएस पेपर थ्रू जुडिशरी फिशिंग। सुप्रीम कोर्ट रिजर्व्स ऑर्डर ऑन प्लिया बाय फिशरमैन यूजिंग पर्स सीन नेट्स ऑफ तमिलनाडु कोस्टलाइन। अब ये पर्टिकुलर न्यूज को है, देखिए पर्स सीन फिशिंग के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। पर्स सीन फिशिंग में बहुत बड़ा नेट फेंका जाता है। ज्यादातर इस प्रकार की फिशिंग आपकी ओपन सी में कारगर होती। ओपन सी मतलब गहरे समुद्र में। क्या होता है कि जब आप समुद्र से मतलब कोस्ट से समुद्र के अंदर जाते हो तो पहले आता है टेरिटोरियल सी 12 नॉटिकल माइल्स, उसके बाद आता है कंटीजियस जोन, फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक बार आप टेरिटोरियल सी के बाहर निकल जाओ, कंटीजियस जोन में पहुंच जाओ। कंटीजियस जोन अगर आपको नहीं पता है तो उनक्लोज के कन्वेंशंस मैंने पढ़ा रखे हैं। ये बेस लाइन है, तो बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स आपका टेरिटोरियल सी है, फिर 12 नॉटिकल माइल्स के आगे और 24 नॉटिकल माइल्स कंटीजियस जोन है और पूरा 200 नॉटिकल माइल्स चले जाओ तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। तो 12 नॉटिकल माइल्स होता है टेरिटोरियल सी। इस टेरिटोरियल सी में राज्य की सरकार की भी चलती है। इसके बाहर चले जाओ तो केंद्र की सरकार का जुरिसडिक्शन आ जाता है। तो भाई तमिलनाडु के अंदर जो टेरिटोरियल सी है वहां तो प्यूजिन फिशिंग अलाउ नहीं है। इनफैक्ट टेरिटोरियल सी के बाहर भी तमिलनाडु की सरकार ने प्यूजिन फिशिंग को बैन कर दिया। प्यूजिन फिशिंग क्या होता है, इस प्रकार का एक बड़ा सा नेट फेंका जाता है और जितनी भी मछलियां यहाँ पे हैं वो सब इसमें फंस जाती हैं। अब प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि कभी कभी मछलियों के अलावा बाकी अनवांटेड कैचेस भी आ जाते हैं, जैसे टॉर्टोइज आ जाते हैं, कोई इकोलॉजिकली सेंसिटिव स्पीशीज आ जाती है, ओलाइव रिडलेट टर्टल्स आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है ओवरऑल। इसीलिए तमिलनाडु ने क्या बोला है कि पर्स सीन फिशिंग हम अलाउ नहीं करेंगे। अच्छा, ओपन सी में पर्स सी फिशिंग चलती है, टेरिटोरियल सी में नहीं चलती, क्योंकि टेरिटोरियल सी में क्या है दोस्तों कि जो समुद्र की गहराई है वो कम है। तो इतना बड़ा नेट अगर आप फेंकोगे पानी में तो वो नेट नीचे समुद्र की सरफेस से टकरा सकता है, क्योंकि गहराई पानी की ज्यादा है नहीं। तो उस केस में सरफेस की ड्रेजिंग हो सकती है, जो ओवरऑल वहां पे नेचुरल पैरामीटर्स हैं वो बिगड़ सकते हैं, तो ओवरऑल फिशिंग अनसस्टेनेबल हो जाएगी। लेकिन जब यही फिशिंग ओपन सी में होती है, टेरिटोरियल सी के बाहर होती है, तो समुद्र गहरा होता है, ज्यादा नुकसान होता नहीं है। बट एनवायरमेंटल और कुछ इकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स का यह बोलना है कि ओपन सी में भी अगर एक लिमिट से ज्यादा एग्रेसिव फिशिंग होगी तो जो फिश कैच है वो धीरे धीरे डिप्लीट होने लगेगा। तो अब हुआ यह है कि तमिलनाडु के अंदर प्यूजिन फिशिंग को बैन कर दिया गया। इनफैक्ट प्यूजिन फिशिंग को बैन करने की बात की जाए तो टेरिटोरियल सी में बहुत से राज्यों में प्यूजिन फिशिंग बैन है। 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो टेरिटोरियल सी होता है, इसमें तमिलनाडु ने, केरला ने, पुदुचेरी ने, उड़ीसा ने, दादरा नागर हवेली, दमन दीव, अंडमान निकोबार आइलैंड्स ने प्यूजिन फिशिंग को बैन कर रखा है। लेकिन ये 12 नॉटिकल माइल्स तक बैन कर रखा है।
12 नॉटिकल माइल्स के बाहर अगर आप जाओगे तो पिजन फिशिंग ऑलमोस्ट सारे इंडिया में अलाउड है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल ने किसी भी प्रकार का पिजन फिशिंग बैन नहीं लगाया, तो यहां तो आप टेरिटोरियल सी 12 नॉटिकल माइल्स तक में भी पिजन फिशिंग कर सकते हो। महाराष्ट्र ने कुछ ऑर्डर्स बनाए हैं रेगुलेट करने के लिए कि हाँ भाई यहां पे पिजन फिशिंग कर सकते हैं, यहां नहीं कर सकते। कुल मिला के तमिलनाडु यहां पे ऑड वन आउट इसलिए हो रहा है क्योंकि तमिलनाडु के अंदर 12 नॉटिकल माइल्स जो टेरिटोरियल सी है वहां तो आप पिजन फिशिंग नहीं कर सकते, उसके बाहर भी पिजन फिशिंग नहीं कर सकते। तो यहां पे पेटिशनर्स पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट में बोला कि माई बाप देखिए 12 नॉटिकल माइल्स तक हमें परमिशन मिलनी चाहिए फिशिंग करने की, चलिए इसके ऊपर आप एडजुडिकेशन कर रहे हो तो हम शांत बैठे हैं, बट 12 नॉटिकल माइल्स टेरिटोरियल सी के बाहर तो आता है आपका कंटीजेंट जोन, वो तो केंद्र की सरकार के अंदर है, तो तमिलनाडु की सरकार कैसे उसके ऊपर बैन लगा रही। अब जब तमिलनाडु की सरकार से जवाब मांगा तो तमिलनाडु की सरकार के बिहाफ में मुकुल रोहतगी जी यहां पे पहुंचे, और मुकुल रोहतगी जी अपने आप में बहुत तगड़े वकील हैं। मुकुल रोहतगी साहब ने रेफर किया टू अ 1993 डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन स्टेट ऑफ केरला वर्सेस जोसेफ एंटोनी। तो 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ केरला वर्सेस जोसेफ एंटोनी ने सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ठीक है भाई, टेरिटोरियल्स के बाहर अगर पर सीन फिशिंग के ऊपर बैन लगाया गया है तो हम इसको बैन को अपहेल्ड करते हैं, क्योंकि ये लाइवलीहुड ऑफ ट्रेडिशनल फिशरमैन को अफेक्ट करता है। देखिए 12 नॉटिकल माइल्स ये आपका समुंदर है, ये रहा आपका 12 नॉटिकल माइल्स, इसके आगे आपका यहां तक आपका टेरिटोरियल सी। अब इसके आगे फिशिंग को अगर रेगुलेट करना है तो भाई स्टेट पुलिस को, कोस्ट गार्ड को डिप्लॉय करना पड़ेगा। वो कोस्ट गार्ड हो सकता है कि छोटे मोटे फार्मर्स को भी वापस भेज दे, या हो सकता है कि जो एग्रेसिव पर्स सीन फिशरमैन है वो बड़ी बड़ी बोटों से इतनी बड़ी तादाद में फिश पकड़ लें कि आम मछुआरों को कोई फिश कैच मिले ही ना। तो तमिलनाडु का यही लॉजिक है। देखिए इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर पिछले कई दिनों से डिस्कशन चल रहा है, ये आज की न्यूज नहीं, 2022 की न्यूज है, और इसके ऊपर मैंने पहले भी करंट अफेयर्स के आर्टिकल कवर किए हैं। अगर आप रेगुलरली मेरी करंट अफेयर्स की वीडियोस देख रहे हो तो आपने उन आर्टिकल्स को देखा होगा। तो उसमें मैंने आपके साथ बातचीत की थी। देखिए दो चीजें होती हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पर्स सीन फिशिंग को आप आउटराइट बैन ना करो। केंद्र की सरकार ने बोला है कि देखिए टेरिटोरियल सी के बाहर अगर आप पर्स सीन फिशिंग करते हो तो कोई इकोलॉजिकल लॉस नहीं है, लेकिन तमिलनाडु की सरकार बोल रही इकोलॉजिकल लॉस है। फिश कैच बहुत ज्यादा एग्रेसिवली पकड़ा जाता है, तो आम आदमियों के पकड़ने के लिए, आम मछुआरों के पकड़ने के लिए फिश रहती ही नहीं है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया, केंद्र की सरकार ने सजेस्ट किया कि तमिलनाडु की सरकार पुलिस कर सकती है, मैनेज कर सकती है पर्स सीन फिशिंग को टेरिटोरियल सी के बाहर। तो इस कंटेक्स्ट में तमिलनाडु की सरकार का बोलना है कि भाई बड़े स्केल में हमें यहाँ पे ओवरऑल विजिलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बैठाना पड़ेगा। वो विजिलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कई मानों में ये एसेस करना मुश्किल हो जाएगा कि ये आम मछुआरा है, ये बड़े पर्स सीन फिशिंग वाले नेट वाले हैं, और वो टेरिटोरियल सी के अंदर है, टेरिटोरियल सी के बाहर है। तो इसके लिए तगड़ा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर लगेगा, उतनी कैपेबिलिटी उनके पास अभी के लिए है नहीं। तो तमिलनाडु की सरकार तो बिल्कुल एकदम क्लियर वर्ड में ये बोल रही है कि टेरिटोरियल सी के अंदर तो पिजन फिशिंग अलाउ नहीं है, हम टेरिटोरियल सी के बाहर भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मछुआरे जाके बोल रहे हैं कि ठीक है भाई, टेरिटोरियल सी के अंदर पिजन फिशिंग बैन कर रखी है, तो हम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का इस्तेमाल करेंगे, कम से कम टेरिटोरियल सी के बाहर जो पिजन फिशिंग को बैन कर रखा है तमिलनाडु ने, उसको तो हटाओ आप। तो अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर को रिजर्व किया है, रिजर्व मतलब आगे ऑर्डर देंगे, तब तक देखते हैं क्या होता है। कुल मिला के देखिए जो बेंच ऑफ जस्टिस है, एएस बोपाना, सुधांशु धूलिया, इनका शायद यही मानना है कि पिजन फिशिंग को टेरिटोरियल वाटर्स के बाहर अलाउ कर दिया जाए, लेकिन तमिलनाडु की सरकार बिल्कुल क्लियरली बोल रही है कि भाई टेरिटोरियल वाटर के बाहर भी पिजन फिशिंग हम अलाउ नहीं करेंगे, चूंकि ये आम मछुआरों के फिश कैच को कम कर देती है, अनसस्टेनेबल फिशिंग को प्रमोट करती है। तो अब देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देता है। मोस्ट प्रोबेबली सुप्रीम कोर्ट टेरिटोरियल सी के बाहर फिशिंग को अलाउ कर देगा। रीजन बीइंग, टेरिटोरियल सी तक तो राज्य की सरकार का ज्यूरिसडिक्शन आता है, टेरिटोरियल सी के बाहर राज्य की सरकार का ज्यूरिसडिक्शन नहीं आता, केंद्र की सरकार का ज्यूरिसडिक्शन आता है, और केंद्र की सरकार को पिजन फिशिंग से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था ओवरऑल इस चीज का एनालिसिस। दोस्तों अगले पास जाते हैं, जिस पेपर 2 अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। तो भैया सिमी है क्या? स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। अब इसके ऊपर यह इल्जाम है कि मुस्लिम सपोर्ट को मोबिलाइज करता है, जो यंग मुस्लिम्स हैं उनका ब्रेन वॉश करता है, ये इंडिया के अंदर एक कैलिफेट स्थापित करना चाहता है।
इंडियन नेशनलिज्म के अंदर इंटरनेशनल इस्लामिक ऑर्डर को लेके आना चाहता है। ये लोग आइडल वर्शिप को सिन मारते हैं, पाप मारते हैं। आइडल वर्शिप मतलब मूर्ति पूजा। अब हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदू धर्म पूरा मूर्ति पूजा पे बेस्ड है, और ये मूर्ति पूजा को पाप मानते हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के अगेंस्ट हो गई बात। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने प्रॉपर एफिडेविट फाइल किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और इस एफिडेविट में होम अफेयर्स की मिनिस्ट्री ने बोला है कि सिमी यूज किया जाता है बहुत सारे फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इनफैक्ट जेएंडके के अंदर भी बहुत सारी अनस्टेबल एक्टिविटीज ये लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं पूरे देश में इनकी प्रेजेंस है। तमिलनाडु, केरला, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, हर जगह सिमी की कैडर्स प्रेजेंट है। इसीलिए जुलाई 2019 में जो सिमी के ऊपर बैन था वो सरकार ने 5 साल के लिए बढ़ा दिया था अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के अंदर। अब पिटीशन फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि भाई इस बैन को हटाया जाए। तो ऑब्वियसली बात है, रिस्पोंडेंट यहां पे कौन होगा? केंद्र की सरकार, चूंकि उसने बैन लगाया। तो केंद्र की सरकार ने एफिडेविट में बोला है कि सिमी आज की डेट में भी एग्जिस्ट करता है। ये लोग स्टूडेंट्स और यूथ को मोबिलाइज करते हैं इन द नेम ऑफ इस्लाम, जिहाद के लिए सपोर्ट मांगते हैं, शरीयत बेस्ड इस्लामिक लॉ को इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, नेशन स्टेट, भारतीय संविधान, इनमें इनका भरोसा नहीं है, आइडल वर्शिप को सिन मानते हैं। तो इस प्रकार के आप कह लो व्यू पॉइंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसा आप कह लो एक रेफरेंस देते हैं। तो इसी कंटेक्स्ट में सिमी को ब्लॉक करना जरूरी है। सिमी के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, गल्फ कंट्रीज से इनके पास डोनेशन आती है। ये लोग रेबरीज और डेकोइटीज भी कर करके पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। सिमी के कैडर्स जो इंडिया के अंदर प्रेजेंट है उनकी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश, नेपाल बेस्ड टेररिस्ट के साथ लिंक है। बहुत सारे इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में इनकी आइडियोलॉजीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सिमी कैडर्स के साथ इंगेज कर रहे हैं। तो ओवरऑल सिमी इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सही नहीं है। और खास बात दोस्तों ये है कि जो सिमी है, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, ये बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स में अभी भी इंडिया में अवेलेबल है। जैसे तमिलनाडु के अंदर वहादत ई इस्लामी, राजस्थान में इंडियन मुजाहिदीन, और आप कह लो कर्नाटका, गुजरात, आंध्र प्रदेश, दिल्ली में भी इंडियन मुजाहिदीन ही बोला था, कर्नाटका में अंसरुल्लाह, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मुत्तहिदा मिहाद, मध्य प्रदेश में वहादत ई उमात, वेस्ट बंगाल में नागरिक अधिकार सुरक्षा मंच, केरला में एक ऑर्गेनाइजेशन है करुणा फाउंडेशन। इस करुणा फाउंडेशन नाम के ऑर्गेनाइजेशन को एक्स सिमी मेंबर्स द्वारा इस्तेमाल किया गया इस्लाम के अगेंस्ट काउंटर थ्रेट्स को देखने के लिए। तो कुल मिला के ये जो ओवरऑल एक्टिविटीज है, ये जो ओवरऑल फ्रंटल ग्रुप्स हैं, ये वो बताते हैं कि सिमी के कैडर्स एक्टिव है। सिमी की ओवरऑल फंक्शनिंग को ब्लॉक करना जरूरी है, इसलिए इसके ऊपर बैन सही है, इनके ऊपर से बैन हटना नहीं चाहिए। ऑल इंडिया लेवल पे सिमी के कैडर्स और कुछ नामों के नीचे रीग्रुप हुए हैं, जैसे तहरीक ए अहया उम्मत, दिस इज अ मूवमेंट फॉर रिवाइवल ऑफ कम्युनिटी, तहरीक तलाबा ए अरेबिया, तहरीक तफुज ए शीर इस्लाम। तो कुछ इस प्रकार के जो ग्रुप्स हैं वो टेररिस्ट आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करते हैं, इसलिए इनको रोकना जरूरी। स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया बना कब था? अप्रैल 1977 में अलीगढ़ में बनाया गया था। काम इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव देखिए, लिबरेशन ऑफ इंडिया बाय कन्वर्टिंग इट इनटू एन इस्लामिक लैंड। यहां पे ओवरऑल एक एक्सट्रीमिस्ट का ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इंडिया के अगेंस्ट जिहाद बोला और इसको दारुस्सलाम, लैंड ऑफ इस्लाम में कन्वर्ट करने की इनकी टारगेट है। ठीक है ना। इसको 2001 में बैन कर दिया गया था 9/11 अटैक्स के बाद। अगस्त 2008 में इसका बैन हटा दिया गया था स्पेशल ट्राइब्यूनल के द्वारा। लेकिन फिर अगस्त 2008 6 तारीख को केजी बालाकृष्णन, जो कि उस समय भी चीफ जस्टिस थे, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंड से फिर से इसके ऊपर बैन लगा दिया। फरवरी 2019 में इसके बैन को 5 साल के लिए एक्सटेंड किया गया था। फिर अगली न्यूज, रिपोर्ट फ्लैग्स वाइडनिंग लर्निंग गैप्स जीएस पेपर 2 एजुकेशन। भैया कोविड-19 की वजह से स्कूल ऑलमोस्ट 2 साल बंद रहे, अब फिर से स्कूल खुल रहे हैं और स्कूलों के अंदर जो एनरोलमेंट है वो भी अच्छा खासा तेजी से बढ़ रहा है। अगर आप देखो तो प्री पैंडेमिक समय पे जो एनरोलमेंट था उससे ज्यादा एनरोलमेंट यहां पे हो चुका है। मतलब बच्चे स्कूल में पहुंच रहे हैं, लड़के लड़कियां दोनों, लेकिन इनकी जो आप कह लो फाउंडेशनल स्किल्स हैं रीडिंग में और अर्थमेटिक में, वो कम हो रही हैं। देखिए प्री पैंडेमिक समय में अगर पिछले कुछ सालों का अगर आप डाटा देखो तो जो लर्निंग, रीडिंग और अरिथमेटिक लेवल्स थे वो थोड़े बहुत इंप्रूव हुए थे, लेकिन कोविड-19 के पैंडेमिक में 2 साल का गैप आ गया। अब उसके बाद से एनरोलमेंट तो बढ़ गया है, बच्चे तो स्कूल जा रहे हैं, लेकिन इनकी जो फाउंडेशनल स्किल्स है पढ़ने में, अरिथमेटिक में, वो यहाँ पे कमजोर हो गई है। अगर एनरोलमेंट फिगर्स की बात की जाए तो पिछले 15 सालों में 6 से 14 साल के जो उम्र के बच्चे हैं उनका एनरोलमेंट स्कूल में लगभग 95% था।
ये फिगर 2018 में 97.2% था, 2022 में 98.4% पे आ चुका, मतलब 98.4% बच्चे स्कूल में एनरोल्ड है। तो अपने आप में बड़ा पॉजिटिव फिगर है। अगर एसर रिपोर्ट, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, इसको रिलीज कौन करता है? याद रखिएगा, इसको रिलीज करता है एनजीओ प्रथम। अब ये पर्टिकुलर जो रिपोर्ट है, ये एक हाउस होल्ड सर्वे है जो कि देश की 616 रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में कवर किया जाता है। लगभग 7 लाख बच्चे इसके अंदर आते हैं 3 से 16 साल के। तो इनका स्कूलिंग स्टेटस क्या है, बेसिक रीडिंग और अरिथमेटिक स्किल्स क्या है, इसके ऊपर ये रिपोर्ट बात करती है। तो भैया ये जो रिपोर्ट है वो हर 4 साल बाद निकाली जाती है। 2020-21 में स्कूल क्लोजर का क्या इंपैक्ट आया तो उसके बारे में रिपोर्ट यहां पे बता रही है। तो अगर आप देखो तो चूंकि 98.4% बच्चे ओवरऑल एनरोल्ड है, तो मतलब केवल 1.6% बच्चे हैं ऐसे जो कि स्कूल से बाहर हैं। ये नंबर 2.8% था 2018 में। क्योंकि 2018 में एनरोलमेंट लेवल था 97.2%, तो 2.8% बच्चे स्कूल के बाहर थे। 2022 में एनरोलमेंट लेवल है 98.4%, तो 1.6% बच्चे स्कूल के बाहर। बच्चों का एनरोलमेंट सरकारी स्कूलों में बढ़ा है। 2018 में 65.6 बच्चे एनरोल थे सरकारी स्कूलों में, 2022 में 72.9% बच्चे एनरोल हैं सरकारी स्कूल में। जो बेसिक लिटरेसी लेवल था ना, वो यहां पे हिट हुआ। देखिए क्या है, पैंडेमिक के बाद से माँ बाप के अंदर जोश है कि हाँ वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और बच्चों को एनरोल भी किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो बच्चों की बेसिक लिटरेसी स्किल है वो यहाँ पे गिर रही है। अब किस हिसाब से गिर रही है? तो भैया कक्षा 3 में पढ़ने वाले बच्चे जो सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसमें से अगर आप देखो तो वो बच्चे जो कि कक्षा 2 के टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं, उनका क्वांटम 2018 में 27.3% था, लेकिन 2022 में 20.5% हो चुका है। तो कक्षा 3 में पढ़ने वाला बच्चा कक्षा 2 के टेक्स्ट को रीड कर पाए, ऐसे 27.3% बच्चे थे 2018 में, ऐसे केवल 20.5% बच्चे हैं 2022 में। इसका क्या मतलब है कि सरकारी और प्राइवेट स्कूल दोनों ही जगहों पे बच्चों की जो काबिलियत है पढ़ने की वो गिर रही है। 2018 की कंपैरिजन में 10 परसेंटेज पॉइंट्स डिक्रीमेंट देखने को मिला है रीडिंग लेवल्स में। कहां पे? केरला में। केरला में 2018 में 52.1% बच्चे पढ़ पाते थे, 2022 में केवल 38.7% बच्चे पढ़ पा रहे हैं। ये कक्षा 3 की बात हो रही। तो मतलब कक्षा 3 में पढ़ने वाले बच्चे केरला के अंदर कक्षा 2 के टेक्स्ट को 2018 में 52.1% बच्चे पढ़ पाते थे, 2022 में 38.7% बच्चे पढ़ पाते हैं। देखिए इस प्रकार के फिगर्स एसर रिपोर्ट में बहुत आते हैं। एक्चुअली में जो लोग सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेते हैं ना, सोशियोलॉजी ऑप्शनल वाले इस प्रकार के नोट्स बहुत बनाते हैं, क्योंकि सोशियोलॉजी में ओवरऑल सोसाइटी की स्टडी कर रहे हो और इस प्रकार के स्टैटिस्टिक्स आपको एग्जाम में लिखने में काम आते हैं। अगर आप सोशियोलॉजी की किसी कोचिंग में जाओगे तो ऐसे स्टैट्स के बहुत रट्टे लगाए जाते हैं आपको। फिर हिमाचल प्रदेश में नंबर 2018 में 47.7% था, 2022 में 28.4%। हरियाणा में 46.4% था 2018 में, 2022 में 31.5%। उसी प्रकार से आंध्र प्रदेश में 22.6 से 10.3, तेलंगाना में 18.8 से 5.2। ये बातें उसी प्रकार से कक्षा 5 में जो बच्चे एनरोल हैं सरकारी और प्राइवेट स्कूल में, वो कक्षा 2 के टेक्स्ट को पढ़ पाएंगे। तो 2018 में प्रोपोर्शन था 50.5%, 2022 में हो गया 42.8%। अब जो ड्रॉप है बेसिक रीडिंग एबिलिटी में, वो कक्षा 8 के बच्चों में काफी कम है। कक्षा 8 के बच्चे बेसिक टेक्स्ट पढ़ पाएंगे, तो 2018 में 73% बच्चे से बेसिक टेक्स्ट पढ़ पाते थे, 2022 में 69.6 है। तो यहां पे जो डिक्रीमेंट है वो थोड़ा कम है। तो ऐसे बहुत से आपको स्टैटिस्टिक्स यहां पे मिल रहे हैं दोस्तों, मैं पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो इस प्रकार के स्टैटिस्टिक्स रेगुलरली ये एसर रिपोर्ट लेके आती रहती है, जो कि एनजीओ प्रथम यहां पे रिलीज करता है। अब इसमें से कितने स्टैटिस्टिक्स आप याद कर सकते हो? मैं बहुत ज्यादा स्टैटिस्टिक्स तो देखो आपको याद करने को नहीं बोलूंगा, क्योंकि जनरल स्टडीज में ओवरऑल जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 के जब आंसर देने की बात आएगी तब इतने प्रिसाइज स्टैटिस्टिक्स आपको बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। 1-2 पॉइंट्स लिख दीजिए, 1-2 स्टैटिस्टिक्स आप अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए इस रिपोर्ट के। बहुत डिटेल में आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप याद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि ऐसे में इस प्रकार के स्टैटिस्टिक्स आप लिख भी दोगे, क्योंकि ऐसे में ज्यादा लिखना होता है, 1,500-2 हजार वर्ड्स लिखने होते हैं। अभी 1,500-2 हजार वर्ड्स लिखने हैं, तो अगर आपके पास कुछ नहीं है तो इस प्रकार के स्टैटिस्टिक्स आपकी मदद कर देंगे। फिर यह भी बताया जा रहा है कि आजकल माँ बाप ट्यूशन फीस से बहुत पैसा खत्म कर रहे हैं, और जब वो ट्यूशन फीस पे पैसा खत्म करते हैं तो वो अपने बच्चों को मैथ ज्यादा पढ़ाना चाहते हैं।
तो जब मैथ पे ज्यादा फोकस होता है तो लैंग्वेज, ह्यूमैनिटीज, ओवरऑल ये जो रीडिंग और राइटिंग वाली जो आपकी कह लो ना खामियां है वो बढ़ जाती हैं। तो ट्यूशन में आप देखोगे कि माँ बाप बच्चों को चाहते हैं कि तुम यार मैथ सीखो, मैथ बहुत काम की चीज है। मैथ सीखने के चक्कर में उनकी जो बेसिक रीडिंग और राइटिंग स्किल्स है ना, बेसिक लिटरेसी स्किल्स कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं। कुछ ऐसा भी बताया जा रहा है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में। फिर आ जाते हैं भाई अगली न्यूज, जीएस पेपर 2, ग्लोबल इकोनॉमी, ऑयल डिमांड में सी हाई ऑन चाइनास कोविड-19 रीओपनिंग। भाई आपको पता है कोविड-19 के तगड़े रिस्ट्रिक्शंस लगे थे चाइना में, अब वो रिस्ट्रिक्शंस धीरे धीरे हट रहे हैं। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने यहाँ पे एस्टिमेट किया है कि बहुत तेजी से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की डिमांड बढ़ने वाली है। और चूंकि रशिया के ऊपर प्राइस कैप सैंक्शंस लगे हुए हैं तो रशिया से सप्लाई कम हो जाएगी, तो चाइना से डिमांड बढ़ेगी, रशिया से सप्लाई कम हो जाएगी, तो ऑयल प्राइसेस बढ़ते हुए दिख सकते हैं। 2023 में ऑयल मार्केट में 2 वाइल्ड कार्ड्स हैं, एक है रशिया, एक है चाइना। ये पेरिस बेस्ड इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने बोला है। रशिया की सप्लाई के ऊपर बहुत से सैंक्शंस लगे हैं तो रशिया की सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। चाइना ओवरऑल ग्लोबल ऑयल डिमांड ग्रोथ को यहां पे डोमिनेट करने वाला। 2022 में कहीं ना कहीं ग्लोबल ऑयल डिमांड ग्रोथ को डोमिनेट कर रहा था इंडिया, चाइना डोमिनेट करेगा 2023 में। अब किस हद तक डोमिनेट करेगा वो तो इस बात पे पता चलेगा कि चाइना की इकोनॉमी कितनी स्पीड से रीओपन होती है। देखो अगर आप दोस्तों तो कहीं ना कहीं 2022 के आखिरी क्वार्टर में प्रतिदिन 1 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल की डिमांड कम हुई है, ठीक है। अब ये डिमांड बढ़ेगी। यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स में माइल्ड रिसेशन आया हुआ है, लेकिन चाइना की रीओपनिंग के चलते एकदम से रीबूस्ट दिखेगा यहां पे डिमांड में। तो जो वर्ल्ड लीडर था इंडिया ऑयल की डिमांड के रिबाउंड होने में, वो अब चाइना हो जाएगा, ऐसा यहां पे बताया जा रहा है। अब जो ओपेक प्लस प्रोड्यूसर ग्रुप है लेड बाय रशिया, ये तो अपनी ऑयल प्रोडक्शन को 8,70,000 बैरल पर डे कम कर रहे हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा डिमांड इसको फुलफिल कौन करेगा? तो ऐसा बताया जा रहा है कि यूएस कहीं ना कहीं अपनी ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाएगा और आगे आने वाले समय में जो भी इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्रोडक्शन की डिमांड होगी उसको यूएस कैटर करेगा, फुलफिल करेगा, क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं और ओपेक प्लस के ऑयल प्रोडक्शन टारगेट्स कहीं ना कहीं थोड़े नीचे जा रहे हैं। अब बात करते हैं ओईसीडी की, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है 38 कंट्रीज का। इसमें 70 नॉन मेंबर कंट्रीज भी हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, प्रॉस्पेरिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लाने के लिए इसको बनाया गया। 1948 में ओरिजिनेट हुआ। इसको बोला गया ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसको ओईसीडी नाम दिया गया 1961 में, जब यूएस और कनाडा ने इसको ज्वाइन किया। हेडक्वार्टर से इसका चैटेau डा ली-म्यूटू इन पेरिस, फ्रांस में। एक फोरम प्रोवाइड करता है अपने मेंबर्स को, जहां पे मेंबर्स एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकें, कॉमन प्रॉब्लम्स के जवाब ढूंढ सकें। कुल मिला के जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं ओईसीडी की, हाई इनकम इकोनॉमीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हाई है और ओवरऑल इनको डेवलप्ड कहा जाता है। कौन कौन सी कंट्रीज में आती हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रीन में आप पढ़ सकते हो, 38 कंट्रियां। तो भाई करंट अफेयर्स डिस्कशन, एडिटोरियल डिस्कशन में पहला आर्टिकल देख लेते हैं, एडमॉनिशमेंट दैट एंडेंजर द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए यहाँ पे ओवरऑल किरण रिजिजू साहब जो कि यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं और जगजीत धनखड़ साहब जो कि वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के, इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं सुहरीत पार्थसारथी साहब। सुहरीत पार्थसारथी वकील है मद्रास हाई कोर्ट में। अब क्या है, अप्रैल में 50 साल हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के केशवानंद भारती जजमेंट के, जो कि 1973 में प्रोमुलगेट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उस पर्टिकुलर जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई पार्लियामेंट के पास ताकत है संविधान को अमेंड करने की, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता। इस बात को लेकर रिसेंटली जगदीप धनखड़ साहब ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक किया। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो अटैक था वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब का, वो कहीं ना कहीं कॉलेजियम को तो लेके था ही, जुडिशरी को तो लेके था ही कि भाई जुडिशरी यहाँ पे कॉलेजियम के थ्रू जजेस के अपॉइंटमेंट में अपनी बादशाहत रखना चाहती है। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जगदीप धनखड़ साहब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को भी क्वेश्चन कर रहे थे। जगदीप धनखड़ साहब भाषण कहां दे रहे थे? तो 11 जनवरी को 83rd ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स असेंबली स्पीकर कॉन्फ्रेंस, इसको मैंने करंट अफेयर्स में भी कवर किया था। यहां पे भाषण देते वक्त जगदीप धनखड़ साहब ने बोल दिया कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर, एक डेमोक्रेसी के अंदर सुप्रीमेसी ऑफ द पीपल इंपॉर्टेंट है। और सुप्रीमेटी ऑफ द पीपल किसके थ्रू होगी? सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू। पार्लियामेंट की सोवरेनिटी कोई वॉलेट नहीं कर सकता, क्योंकि पार्लियामेंट लोगों को रिप्रेजेंट करती है। और अगर बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसने पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को चैलेंज किया। ये बात बोल दी जगदीप धनखड़ साहब ने। अब सुहरीत पार्थसारथी साहब यहाँ पे जगदीप धनखड़ साहब को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और मेरे हिसाब से सही क्रिटिसाइज कर रहे हैं। देखिए बात ये है,
1970s का जमाना, 1975 में इमरजेंसी लगी थी। इतने बुरे हालात थे कि अगर पार्लियामेंट को सोवरेनिटी दे दी जाती ना तो कॉन्स्टिट्यूशन बचता ही नहीं। हमारा जो संविधान है वो तो बेसिक लॉ है इस देश का, उस संविधान के थ्रू ही पार्लियामेंट बना है। हमारे संविधान में साफ साफ लिखा है एग्जीक्यूटिव इज इक्वल टू जुडिशरी इज इक्वल टू लेजिस्लेचर, और पार्लियामेंट क्या है? इट इज लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर बाकी ब्रांचेस के बराबर है। हाँ, ओवरऑल लेजिस्लेचर जुडिशरी की फील्ड में नहीं घुसेगा, जुडिशरी लेजिस्लेचर की फील्ड में नहीं घुसेगी, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव की फील्ड में नहीं घुसेगा, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर की फील्ड में नहीं घुसेगा। ये बिल फिक्स थी। लेकिन कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर एक लिमिट से ज्यादा स्ट्रांग हो रहा था, और अगर उसके ऊपर लगाम नहीं लगाई जाती तो लेजिस्लेचर कल की डेट में संविधान को ही हटा देता या संविधान को ही बदल देता। तो क्या वो सही होता? इसीलिए बेसिक स्ट्रक्चर का जो प्रावधान लेके आई थी सुप्रीम कोर्ट, वो बिल्कुल सही लेके आई थी। क्योंकि अगर नहीं लेके आती तो लेजिस्लेचर इतने एक्सेसेस कर देता कि संविधान बचता ही नहीं। तो ऐसे केस में इन बातों को ठीक तरीके से जानने के बावजूद भी जगदीप धनखड़ साहब ये कैसे बोल सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सही नहीं है? देखिए, जगदीप धनखड़ साहब और किरण रिजिजू साहब कॉलेजियम सिस्टम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो कुछ हद तक सही है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस किरण रिजिजू साहब ओपनली बोल चुके हैं कि जो जुडिशरी ने ये जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को स्ट्रक डाउन किया 2015 के जजमेंट के थ्रू, ये गलत था। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि हाँ, ये सच में गलत था। ये जो कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने अपने बादशाह बना रखी जजों को अपॉइंट करने की, मैंडेटरी कर रखा है उनकी चॉइसेस को, उसके रिकमेंडेशन को, ये गलत है। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब भी सरकार ने ऑब्जेक्शन उठाया है तो पलट के जुडिशरी ने बोला है कि आप एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर लेके आ सकते हैं। अब सरकार यहां पे कोई प्रोसीजर लेके नहीं आ रही, लेकिन सरकार यहां पे लगातार डिमांड कर रही है कि भाई जजेस के अपॉइंटमेंट में हमें रिप्रेजेंटेशन दी जाए। अभी लेटेस्ट डिमांड ये हुई है कि जो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम है ना, वहां पे केंद्र की सरकार का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। जो हाई कोर्ट के कॉलेजियम्स होते हैं वहां पे राज्य की सरकार का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। तो अप्रोच यहां पे गलत हो रही है, ऐसा बोलना है एडवोकेट साहब का। अगर किरण रिजिजू साहब को या जगदीप धनखड़ साहब को प्रॉब्लम है अपॉइंटमेंट से, तो भाई केंद्र की सरकार को एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आना चाहिए, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू फिर से एक नया प्रोसीजर बनाना चाहिए जजेस के अपॉइंटमेंट का। एक ऐसा प्रोसीजर जो कि इंक्लूसिव हो, जो कि जुडिशरी के भी कंसर्न्स को एकोमोडेट करे और ओवरऑल लोगों के प्रति एक्सेप्टेबल हो। अगर लोगों के प्रति एक्सेप्टेबल होगा तो जुडिशरी भी उसको ओवरटर्न कर नहीं पाएगी। लेकिन यहां पे सरकार के रिप्रेजेंटेटिव ऐसा नहीं कर रहे हैं। सरकार के रिप्रेजेंटेटिव अलग प्रकार से प्रेशर डाल रहे हैं जुडिशरी के ऊपर, जो कि सही नहीं है। अभी के लिए लॉ ऑफ द लैंड है कॉलेजियम सिस्टम, और आपको लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से चलना है। अगर आप उसको हटाना चाहते हो तो जुडिशरी की भी डायरेक्शन से एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आओ। इस प्रकार से सीधे सीधे जुडिशरी के ऊपर अटैक करना जुडिशरी की ऑटोनॉमी को सबवर्ट करने के बराबर है। और कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन प्लेस कर दिया जगदीप धनखड़ ने कि भाई ओवरऑल केशवानंद भारती जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हदें पार कर दी और पार्लियामेंट की सोवरेनिटी को वायलेट कर दिया, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं है। पार्लियामेंट्री सिस्टम वेस्टमिनिस्टर सिस्टम से आया है, इसमें कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। उन चेक्स एंड बैलेंसेस के अंदर संविधान सुप्रीम है और संविधान के प्रोविजंस के अंदर ही पार्लियामेंट बनी है। अगर पार्लियामेंट को अब आप एक लिमिट से ज्यादा ताकत दे दोगे तो संविधान को ही हटा देंगे, संविधान को ही उड़ा देंगे, क्योंकि एक लिमिट से ज्यादा डिक्टेटोरियल ताकत किसी के भी हाथ में अच्छी नहीं है। मिनर्वा मिल्स जजमेंट 1980 के अंदर फंडामेंटल राइट्स की बात की गई, तो फंडामेंटल राइट्स इनवॉयलेबल है। पार्लियामेंट ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनी है, और अगर पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को बदलती है तो बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि पार्लियामेंट इज एन अथॉरिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज नॉट एन अथॉरिटी ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज एट दैट वेरी मोमेंट व्हेन द parliament will become over the constitution, there will be no importance of constitution, because parliament will be in a position to alter the constitution, amend the constitution or abrogate the constitution, which is not रिकमेंडेटरी इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप लाइक इंडिया। तो ये बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जाएंगी। तो जगदीप धनखड़ साहब का जो स्टेटमेंट है कि केशवानंद भारती जजमेंट दे के ओवरऑल पार्लियामेंट की सोवरेनिटी वॉयलेट कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, ये स्टेटमेंट गलत है। और अगर आपको कॉलेजियम सिस्टम से प्रॉब्लम है तो प्रॉपर नया नियम कानून कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके एक नया प्रोसीजर ले आई। तो ये बेसिकली सार था इस पर्टिकुलर आर्टिकल का। अगले आर्टिकल पे आ जाते हैं, सिग्नल्स ऑफ अ स्लो रिटर्न टू पीस इन सीरिया। तलमीज साहब का यह आर्टिकल है। टर्की सीरिया के कॉन्फ्लिक्ट्स की यहाँ पे बात हो रही है। अभी रिसेंटली बम फटा इस्तांबुल में नवंबर 13 में, 6 पर्सन्स मर गए। उसके बाद टर्की ने एक आउटराइट मिलिट्री इन्वेंशन कर दिया सीरिया के अंदर।
टर्की ने इल्जाम लगाया सीरिया के अंदर बेस्ड कुर्दिश मिलिटेंट्स के ऊपर। कुर्दिश मिलिटेंट्स का रिप्रेजेंटेटिव कौन है सीरिया के अंदर? पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट। फिर रिसेंटली एक सीरियन वुमेन को भी अरेस्ट किया टर्की की पुलिस ने। उसने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई उसके कुर्दिश ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एसोसिएशन है। 20 नवंबर को टर्की ने लॉन्च कर दिया ऑपरेशन क्लॉ सॉर्ड, बॉम्बिंग शुरू कर दी ओवरऑल कुर्दिश टारगेट्स के ऊपर सीरिया और इराक में। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस जिसमें जो पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट है वाईपीजी ये इन्वॉल्व है, इनको अमेरिका का सपोर्ट है, उसके ऊपर अटैक लॉन्च कर दिया टर्की ने। अमेरिका इस बात पे थोड़ा बहुत नाराज भी हो गया, लेकिन टर्की का बोलना है कि ये कुर्ड्स हमारी जमीन पे आके टेररिस्ट अटैक करते हैं तो हम चुप कैसे बैठे। और टर्की में अर्डोगन इसलिए भी चुप नहीं बैठ सकते क्योंकि अगले साल इलेक्शन आने वाले हैं और ये उनकी नेशनल इंटीग्रिटी का मुद्दा है कि भाई ओवरऑल ये कुर्द्स आके अगर टर्किश टारगेट्स के ऊपर अटैक करेंगे तो टर्की पलट के कुर्द्स को जवाब देगा। ठीक है, पिछले साल मई 2022 से ही टर्की धमकी दे रहा था कि वो कुर्दिश पोजीशंस इन सीरिया के अगेंस्ट अटैक लॉन्च करेंगे। उस बीच में टर्की को मौका इस बात से मिल गया कि नवंबर में इस्तांबुल में टेररिस्ट अटैक हो गया और वो टेररिस्ट अटैक कहीं ना कहीं कुर्द्स ने कराया था। तो इन बातों को लेके टर्की को एक बहाना मिल गया कुर्द्स पोजीशन के ऊपर अटैक करने का। ओके, अब सीरिया दोस्तों एक ऐसा डोमेन है जहां पे बहुत सारे मल्टीपल प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं। चाहे आप इजराइल की बात कर लो, खैर इजराइल तो अब उतना नहीं, लेकिन रशिया, यूएसए ये अपने प्रॉक्सी वार लड़ रहे हैं। कहां पे? सीरिया में। सीरिया में आपको पता होना चाहिए रशिया की बड़ी प्रेजेंस है। अभी जब रशिया यूक्रेन वॉर छिड़ा तो सीरिया के बहुत सारे फाइटर्स रशिया की तरफ से लड़ने गए। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सीरिया के अंदर जो कुर्द वाईपीजी और आप कह लो कुर्द प्रोटेक्शन ग्रुप है, जो एसडीएफ है, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, जो कि कहीं ना कहीं कुर्द के द्वारा डोमिनेटेड है, उनके साथ पार्टनरशिप में है कौन? यूएसए। तो सीरिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करता है रशिया, इनके अगेंस्ट जो ग्रुप है उसको सपोर्ट करता है यूएसए। तो यूएसए कहीं ना कहीं प्रो कुर्द है और यूएसए टर्की नाटो पार्टनरशिप में, तो यूएसए और टर्की नेचुरल अलाई हुए, लेकिन कुर्द के साथ टर्की की नहीं बनती। इस बात को लेके कभी कभी टर्की और यूएसए के बीच में झड़प सी हो जाती है। इसलिए अर्दोगन ने ओवरऑल कहीं ना कहीं सीरिया में एक वेरी स्ट्रॉन्ग एंटी कुर्द स्टैंस ले रखा है और लगातार कुर्द पोजीशन के ऊपर बॉम्बिंग भी कर रहे हैं। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सीरियन सरकार के साथ भी मांडवली कर रहे हैं कौन? आपके रेसिप तैयब अर्दोगन। रेसिप तैयब अर्दोगन का यह टारगेट है कि 37 लाख सीरियन रिफ्यूजीज जो कि टर्की में जाके स्टैब्लिश हो गए हैं, कहीं ना कहीं टर्की के लोग उनको पसंद नहीं करती। टर्की कोई बहुत ज्यादा अमीर कंट्री नहीं है, तो अगर टर्की के अंदर लोग देखेंगे कि यार सीरिया से इतनी बड़ी तादाद में लोग आके उनके घरों में, मतलब उनके शहरों में, उनकी जगहों पर रह रहे हैं, तो उनको पसंद नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं शांत एक स्टेबल सीरिया चाहता है टर्की, क्योंकि अगर सीरिया स्टेबल होगा तो जो भी सीरियंस टर्की के अंदर स्टैब्लिश्ड हैं वो अपने देश में वापस लौट जाएंगे। इसलिए ओवरऑल ये वॉर वाली सिचुएशन कहीं ना कहीं अर्दोगन सीरिया के अंदर सॉल्व भी करना चाहते हैं। तो अभी अगर आप देखो तो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ सीरिया, टर्की, रशिया मिले मॉस्को में 28 दिसंबर को। ये आप कह सकते हो पहली मिनिस्टर लेवल मीटिंग है सिंस 2011। सीरिया और टर्की के बीच में जो भी ओवरऑल इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक मुद्दे थे एकदम से सामने आ गए, लेकिन कम से कम उनके ऊपर यहां पे बातचीत तो देखो शुरू हुई। ओके, नॉर्दर्न सीरिया के अंदर टर्की की फोर्सेस प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न सीरिया के अंदर जो इनस्टेबिलिटी है कहीं ना कहीं टर्की उसको रिजॉल्व करना चाहता है ताकि उसका आफ्टर इफेक्ट टर्किश लैंड के ऊपर ना पहुंचे। सीरिया की सरकार का यह बोलना है कि जो भी नॉर्दर्न सीरिया की जमीन टर्की ने कब्जा रखी आप छोड़ दो। टर्की बोल रहा है हम छोड़ देंगे, हम बिल्कुल छोड़ देंगे तुम्हारी जमीन, लेकिन तुम हमको ये एश्योरेंस दो कि सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, ये कुर्द वाली और वाईपीजी प्रोटेक्शन ग्रुप, ये कुर्दिश का, ये हमारे यहां पे बवाल नहीं करेगा। अब प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि जो कुर्द है ना, ये पूरी तरीके से सीरिया की सरकार के कब्जे में है नहीं, तो काफी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो रखी है। ये अगर सीरिया है, सीरिया की सरकार है, इसको रशिया सपोर्ट कर रही है, इनके अगेंस्ट खड़ा है यूएसए, यूएसए कुर्द्स को सपोर्ट कर रहा है और कुर्द टर्की से लड़ रहे हैं। तो टर्की ने नॉर्दर्न सीरिया कब्जा लिया और बोला कि जब तक कुर्द शांत नहीं होंगे तब तक हम नॉर्दर्न सीरिया नहीं छोड़ेंगे। तो टर्की यहां पे सीरिया की सरकार से बात कर रहा है और सीरिया से बोल रहा है कि नॉर्दर्न सीरिया छोड़ देंगे, तुम कुर्दों को कंट्रोल करो, और सीरियन सरकार के कंट्रोल में है ही नहीं कुर्द। तो पूरा रायता फैला हुआ है यहाँ पे। अब उस बीच में यूक्रेन वॉर हो गया। अब यूक्रेन वॉर में बैलेंसिंग शुरू हो गई। सीरिया की सरकार बोल रही है हम फाइटर्स भेजेंगे यूक्रेन के अगेंस्ट लड़ने के लिए रशिया के सपोर्ट में। टर्की ने ओवरऑल यहाँ पे ड्रोन प्रोवाइड कर दिया रशिया को, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम टर्की ने यह भी बोल दिया
कि हम रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बॉस्फोरस स्ट्रेट के थ्रू व्हीट सप्लाईज को फैसिलिटेट करेंगे। तो रशिया से फुल ऑन ओपन पंगा नहीं बोला टर्की ने। टर्की यहां पे कहीं ना कहीं बैलेंसिंग जोन लाने की कोशिश कर रहा है। फिर टर्की की डिमांड है कि सीरिया टर्की बॉर्डर पे 30 किलोमीटर का एक सिक्योरिटी जोन बनाया जाए, उस सिक्योरिटी जोन के थ्रू इन्फिल्ट्रेशन को कम करने की कोशिश की जाएगी। तो ऐसे बहुत से इश्यूज है दोस्तों। ये जो टर्की का थ्रेट था सीरिया में अटैक करने का, अटैक हुआ भी, बॉम्बिंग हुई भी, फिर चीजें कहीं ना कहीं शांत हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं सीरियन सरकार के समय पे अर्दोगन को भी समझ में आया कि अगर सीरिया स्टेबलाइज रहेगा तो बड़ी तादाद में जो कुर्दिश आप कह लो इमिग्रेंट्स है टर्की के अंदर, वो वापस सीरिया में लौट जाएंगे। तो ये सारे मुद्दे हैं। अब कहीं ना कहीं सीरिया एक आप कह लो जगह बन गई है वॉर के लिए। अलग अलग दुनिया भर की कंट्रीज अपने जो भी पॉलिटिक्स है वो सीरिया के अंदर कर रहे हैं, लेकिन सीरिया कहीं ना कहीं स्टेबलाइज भी हो रहा है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन ने अपनी एम्बेसी खोली है दमास्कस के अंदर। ओवरऑल चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग जब सऊदी अरेबिया गए थे तब सीरियन फ्लैग वहां पे फ्लू हो रहा था। कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया सीरिया के साथ यहाँ पे इंगेज कर रहा है। क्यों? ताकि एक लिमिट से ज्यादा टर्की या ईरान का इन्फ्लुएंस सीरिया में ना बढ़ जाए। रशिया, सीरिया, टर्की की ट्राइलेटरल टॉक्स हो रही, तो सीरिया को धीरे धीरे करके इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी मिल रही है। टर्की भी इस बात को समझ रहा है कि चूंकि सीरिया उनके खुद के बैकयार्ड में है, सीरिया एक लिमिट से ज्यादा अनस्टेबल होगा तो इफेक्ट टर्की में भी आएगा। तो प्लेयर्स ओवरऑल एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो बैठ नहीं पा रहा है। रीजन बीइंग जो ओवरऑल एथिकल आइडेंटिटीज है ना, एथनिकल आइडेंटिटीज है, वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ये जो कुर्द आइडेंटिटी वाला मुद्दा है, कुर्दिश एस्पिरेशन से ऑटोनॉमी वाले, ये लंबे समय से एक प्रॉब्लम है और ये लंबे समय तक एक प्रॉब्लम रहने वाले हैं। ठीक है भाई। फिर नेक्स्ट, द फ्यूटिलिटी ऑफ अंडर बैलेंसिंग चाइना। यहां पे न्यू दिल्ली को क्रिटिसाइज कर रहे हैं हैप्पी मिन जैकब साहब। हैप्पी मिन जैकब साहब का बोलना है कि इंडिया का जो बिहेवियर है वो काफी हद तक एक अंडर बैलेंसिंग बिहेवियर को दिखाता है चाइना के प्रति। ठीक ना। बीजेपी सरकार की चाइना पॉलिसी को केओटिक बोल रहे हैं यहां पे हैप्पी मिन जैकब साहब, और वो बोल रहे हैं कि डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंसीडरेशन के चलते इंडिया ये जिस प्रकार की फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट कर रही चाइना के प्रति बहुत हद तक अंडर बैलेंसिंग है। मतलब इंडिया अपनी इंटरेस्ट को, अपने पावर को बैलेंस आउट नहीं कर रहा है चाइना के अगेंस्ट। कैसे बैलेंस आउट नहीं कर रहा है? तो इंडिया को लगता है कि कल की डेट में अगर चाइना के साथ कुछ बवाल होता है तो कोई ना कोई और हमारी मदद कर देगा। कभी कभी हम चाइना के अपीजमेंट पे लग जाते हैं। चाइना का जो एग्रेशन है इंडिया के प्रति, उतने ही लेवल का एग्रेशन इंडिया उसके अगेंस्ट नहीं दिखाता है। क्या लगता है न्यू दिल्ली को कि क्या चाइना का थ्रेट अपने आप गायब हो जाएगा? देखिए, हैप्पी मिन जैकब साहब इस बात को मान रहे हैं कि जो सरकार है और जो पॉलिसी मेकिंग कम्युनिटी है इंडिया की, वो इस बात को रिकॉग्नाइज कर रही है कि चाइना उनके लिए थ्रेट है। अच्छी बात। और इसी चीज के रिस्पेक्ट में देखा गया कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के प्रति जो हमारा डिप्लॉयमेंट होता था, उसी लेवल का डिप्लॉयमेंट हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के साथ भी कर रहे हैं। लेकिन जिस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग चाइना कर रहा है, उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हम नहीं कर रहे। एक्चुअली इंडिया में एक कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ चाइना थ्रेट ये मिसिंग है। अगर कल की डेट में चाइना हमारे अगेंस्ट एग्रेशन दिखाता है तो हमारा पोटेंशियल रिस्पांस क्या होगा, इस बात को लेकर प्रॉपर पॉलिसी नहीं है। इस बात को लेकर प्रॉपर तरीके से इंडियन सरकार का कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं है। एक अनएम्बिगस पॉलिटिकल कमिटमेंट है। भारत सरकार ने आंख बंद कर रखे हैं ये सोच के कि चारों तरफ अंधेरा है। जब आंख खोलो तो रोशनी दिखेगी, बट आंख बंद करके अंधेरा सोच के शांत बैठे हुए हैं। तो आप कहीं ना कहीं समझ लो क्रिटिसाइज किया जा रहा है। नो डाउट इंडिया एक्टिवली मैन कर रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को, लेकिन बहुत सारे ऐसे टॉक्स मतलब पॉकेट्स हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जहां पे कोई भी मैनिंग नहीं है। तो कल की डेट में चाइना उन इलाकों में घुस के कब्जा कर सकता है। हालांकि न्यू दिल्ली तैयार है। अब न्यू दिल्ली किस हद तक पलट के वार करेगा ये नहीं पता है। हमारी स्ट्रेटजी ये है कि हम शांत रहें, धीरे धीरे अपने आप को इकोनॉमिकली ग्रो करें। एक समय पे जब जरूरत से ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे, चाइना खुद पीछे हट जाएगा। लेकिन हैप्पी मिन जैकब साहब बोल रहे हैं कि ये मिसप्लेस्ड ऑप्टिमिज्म है, क्योंकि जैसे जैसे इंडिया स्ट्रांग होगा चाइना भी स्ट्रांग होता रहेगा, तो हम कैचअप कर ही नहीं पाएंगे। आज की डेट में जहां पे चाइना है, जब तक हम वहां पहुंचेंगे तब तक चाइना और बड़ा हो चुका होगा। तो चाइना के रिस्पेक्ट में जो हमें पॉलिसी बनानी है वो स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग की पॉलिसी होनी चाहिए, और अभी के लिए अंडर बैलेंसिंग की पॉलिसी चल रही है। हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं अपनी कैपेबिलिटी को बिल्डअप करने के लिए? हम कब कैपेबिलिटी बनाएंगे? क्या इंडिया ने यहां पे कोई रेड लाइन सेट कर रखी है कि कल की डेट में चाइना की तरफ से ये एग्रेशन होता है तो हम इस प्रकार से यहां पे रिस्पॉन्ड करेंगे? और चाइना जब हमारे अगेंस्ट एग्रेशन करता है तो उस एग्रेशन को हम कहीं ना कहीं प्ले डाउन कर देते हैं। इससे चाइनीज सरकार को और चाइनीज आर्मी को एक पुश बैक मिलता है कि हाँ भाई ये जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इंडिया का जो जवाब है वो अनसर्टेन है। बेसिकली कल की डेट में अगर कोई एस्केलेशन होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, तो इंडिया किस सर्टेनिटी के साथ यहां पे जवाब देगा वो क्लियर नहीं है।
तो धीरे धीरे करके चाइना बढ़ता जाएगा और इंडिया की टेरिटरी का लॉस हो जाएगा, हम ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, डोमेस्टिक पॉलिटिकल कैलकुलेशन में फंसी रह जाएगी सरकार। इस बात की यहाँ पे बातें की जा रही हैं। क्या इंडिया एक टिट फॉर टैट स्ट्रेटजी लगा सकता है? जिस प्रकार से चाइना हमारे कुछ पॉकेट्स में घुस के कब्जा कर चुका है, क्या इंडिया कुछ अनमैन्ड पॉकेट्स में घुस के कब्जा कर सकता है? क्या जिस प्रकार से चाइना ने हाईटेक रडार्स लगा रखे, हम उस प्रकार की इकोनॉमिक कॉस्ट को उठा के उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बैलेंसिंग कर सकते हैं? तो ये सब बातें यहां पे बताई जा रही हैं। फिर ये भी बोल रहे हैं कि इंडिया को थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स बनाने चाहिए। स्मॉल लेवल पे न्यूक्लियर वेपन्स को, स्ट्रेटेजिक वेपन्स को यहां पे डेवलप करना चाहिए, ताकि हम एक चाइना को एक मैसेज भेज सके कि हम तुम्हारे लिए तैयार है, हम पे अटैक करोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो ये सब बातें ओवरऑल यहां पे बताई जा रही है। फिर वो किरण रिजिजू साहब वाला और जगदीप धनखड़ साहब वाला आर्टिकल है कि किरण रिजिजू साहब ने ओवरऑल अटैक किया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर, कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर। तो ये जो अटैक है वो सुप्रीम कोर्ट की ऑनर को अफेक्ट करता है। यहाँ पे अगर सरकार को कुछ करना है तो लॉफुल तरीके से नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आए, लगातार सुप्रीम कोर्ट को सुनाना, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में सरकार के लिए एक जगह मानना, ये सही तरीका नहीं है इस पर्टिकुलर अप्रोच को आगे ले जाने का। तो चूंकि ये किरण रिजिजू और जगदीप धनखड़ साहब का जो अटैक है, इसके रिस्पेक्ट में करंट अफेयर्स में आर्टिकल डिस्कस किया है, तो दोबारा इस चीज को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। जल्लीकट्टू के रिस्पेक्ट में यहां पे आप कह सकते हो एक आर्टिकल है, अभी 5 लोगों की मौत हो गई तमिलनाडु के अंदर। जल्लीकट्टू और मंजू विरुत्तु, ये जो पर्टिकुलर इवेंट्स है, मदुरई, तिरुचि, शिवगंगा, पुदुकोट्टई, करूर डिस्ट्रिक्ट्स में इनको इंप्लीमेंट किया गया। डजन्स ऑफ लोगों की यहां मौत हो चुकी है, हजारों की तादाद में लोग इंजर हो चुके हैं। 2008 से लेकर 2014 के बीच में जल्लीकट्टू फेस्टिवल में 43 डेथ्स हुई हैं, ऐसा बोला एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ह्यूमंस की जान ही आप कह लो सेफ नहीं है, तो एनिमल के राइट की हम क्या ही बात करें। सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू के ऊपर बैन लगा दिया 2014 में। उसके बाद तमिलनाडु ले आया प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स तमिलनाडु अमेंडमेंट एक्ट 2017, जिससे उन्होंने जल्लीकट्टू को लीगलाइज कर दिया। अब इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल है, सुप्रीम कोर्ट इसको हेयर कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जब ओवरऑल ये 2017 वाला तमिलनाडु के अमेंडमेंट को लेकर बातचीत चल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है, जल्लीकट्टू हो सकता है अपने आप में क्रूअल ना हो, लेकिन जिस प्रकार से उसको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट किया जाता है, क्रूएलिटी नजर आती है। तो अगर आप जल्लीकट्टू कंडक्ट भी कर रहे हैं तो कुछ ऐसे बैरियर्स लगा दो ना जो इम्पेनिट्रेबल है, वो पेनिट्रेबल होते हैं। ओवरऑल जो स्पेक्टेटर्स देख रहे हैं जल्लीकट्टू, उनकी तक की जान चली जाती है, यहाँ पे जो खेल रहे हैं उनकी तो जाती ही है। लेकिन जल्लीकट्टू को सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं वो ये लॉजिक देते हैं कि फुटबॉल गेम अगर आप देख लो, बॉक्सिंग गेम देख लो, तो वो भी तो रिस्की है। फुटबॉल गेम में और बॉक्सिंग गेम में भी चोटें लग जाती हैं, तो जल्लीकट्टू भी एक स्पोर्ट है, वहां पे भी चोट लग जाती है, प्रॉब्लम क्या है? लेकिन लॉजिक ये है कि फुटबॉल में और बॉक्सिंग में जानवर नहीं होते हैं, जल्लीकट्टू में जानवर है। ये एक बेसिक फर्क है जो कि जल्लीकट्टू के प्रैक्टिशनर्स को समझ में नहीं आ रहा है। तो एंड में ये बोला जा रहा है कि रेगुलेशन और सेफ्टी बड़ा रोल प्ले कर सकती है। अथॉरिटी अगर रूल्स टाइटन करे, और अथॉरिटी ने रूल्स टाइटन किए भी हैं। तमिलनाडु की सरकार ने मदुरई डिस्ट्रिक्ट में 21 वेन्यू को आइडेंटिफाई किया, एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम शुरू किया। जो बुल ओनर्स है ना, वो एक ही हाई प्रोफाइल रेवेन्यू चुन सकते हैं। एक पर्टिकुलर इवेंट में एक मैक्सिमम नंबर ऑफ बुल्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनको रिलीज किया जा सकता है। इलैबोरेट गाइडलाइंस बनाई है तमिलनाडु के स्टेट एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, फिशिंग और फिशरमैन वेलफेयर डिपार्टमेंट ने। यहां पे हर स्टेक होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को तय किया गया है। प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि ग्राउंड लेवल पे ये रूल्स इंप्लीमेंट नहीं हो रहे। रूल्स एक्सटेंसिव है, इसमें नो डाउट है, बट इनके कोई पेनल प्रोविजंस नहीं है। रूल्स को आराम से ग्राउंड लेवल पे फ्लाउट किया जाता है। तो तमिलनाडु की सरकार बोल रही है कि भाई देखो, हमने तो इलैबोरेट और प्रॉपर नियम कानून बना दिए, बट ग्राउंड पे ये नियम कानून पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऊपर से जल्लीकट्टू को जब कंडक्ट किया जाता है तो कार और मोटरसाइकिल जैसे इनाम रख दिए जाते हैं। अब इनामों को देख देख के यूथ और आ जाते हैं। अगर आप जल्लीकट्टू देख रहे हो तो एंटरटेनमेंट के लिए देख लो, वैलर के लिए देख लो, स्ट्रेंथ के लिए देख लो। अब इनाम के लिए लोग वहां पे पार्टिसिपेट करने लगेंगे तो कैसे काम चलेगा?